सभी को नमस्कार। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं अंकुर शर्मा जी, एकजुट जम्मू के चेयरमैन। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट एडवाइजरी काउंसिल बनने जा रही है, आप भी सुन रहे होंगे। अब बनने जा रही है या नहीं बन रही, या फिर सिर्फ र्यूमर है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ सियासत में इस तरह की बातें सुनने को जम्मू कश्मीर में मिल रही हैं कोरोना वायरस के चलते। एक तरफ कोरोना वायरस, लगातार केसेस का बढ़ोतरी होना, और दूसरी तरफ अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में इस तरह की एडवाइज़री काउंसिल बनना, और इसी के साथ उमर अब्दुल्ला का भी दिल्ली पहुंचना। इशारे कई सारे हैं। बात करते हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर जी से, क्योंकि इनसे बात करने का एक स्पेसिफिक मुद्दा है। लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगा वो इस डिसीज़न को, अगर ऐसा होता है तो उसको किस तरह से लेते हैं। अंकुर जी, किस तरह से इस पूरी चीज़ को देखते हैं? देखिए, बहुत ही सुसाइडल होगा जम्मू के लिए भी, देश के लिए भी, कि अल्टीमेटली 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद आप फिर बैकडोर से पावर कश्मीर को हैंड ओवर कर रहे हो। आप फिर इस अरेंजमेंट से जम्मू को हॉस्टेज रख रहे हो। आप फिर इस अरेंजमेंट से जो कश्मीर की सेपरेटिस्ट ताकतें थी, डिस्गाइज्ड एज पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको नया रूप दे के उनके हाथ में सत्ता सौंप के जम्मू का बंटाधार कर रहे हो। जम्मू प्रोविंस की पॉलिटिकल लैसरेशन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड क्लास ट्रीटमेंट, एक कॉलोनी की तरह ट्रीटमेंट करने की प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट जो हमने मुहिम खड़ी की थी और जम्मू वालों ने जो हमेशा डिमांड किया, उसको एक हद तक 370 और 35A के एब्रोगेशन के साथ हम अचीव कर चुके थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सक्सेसिव स्टेप्स उठाए गए हैं, और मोस्ट रिसेंटली जो पावर कश्मीर को देने के लिए अब ये स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की न्यूज़ जो अभी फ़िलहाल न्यूज़पेपर्स और कुछ नेशनल मीडिया कैरी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 50 कदम इन अ नेगेटिव डायरेक्शन होंगे 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद, और बहुत ही सुसाइडल है। इट्स अ क्लियर, देखिए सिंपल सादा शब्दों में आपको समझना है कि अब करंट पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो में, करंट पॉलिटी के सिचुएशन में दिल्ली जो है वो कश्मीर को पावर हैंड ओवर कर रही है, और उसके अध्यक्ष कौन है वो तो आप सब जानते हैं। क्या अरेंजमेंट है वो भी आप सब लोग जानते हैं। किस तरीके से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का निर्माण हुआ वो सब आप लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू के साथ एक क्लियर बिट्रेयल है, अगर ये बात सच है तो, क्योंकि आधिकारिक तौर पे इसकी कोई पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, तो विद दैट कैविएट। लेकिन चूंकि नेशनल न्यूज़ चैनल्स में इस चीज़ को दिखाया गया, सोशल मीडिया में काफ़ी धड़ल्ले से मैसेजेस और ये डिटेल्स चल रही हैं, अगर ऐसा कुछ भी है तो दैट वुड मीन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जम्मू। जम्मू पे युद्ध का ऐलान भाजपा कर दे रही है। यही, इससे कम मैं इसे नहीं समझूंगा। आपसे इस बारे में बात करने का मेन मुद्दा ये था, क्योंकि 370 की अगर बात की है तो शुरुआत एकजुट जम्मू ने की। पहला सेमिनार भी आप लोगों की तरफ से यहाँ पर हुआ, तभी जम्मू को पता चला कि आखिरकार 370 है क्या। चाहे आज क्रेडिट भाजपा लेती है, हालांकि भाजपा द्वारा ही 370 को यहाँ पर निरस्त किया गया है, लेकिन 370 के जाने के बाद जिस तरह के लगातार डिसीजंस हो रहे हैं यहाँ पर, चाहे पहले पीएससी के चेयरमैन का गठन होता है, फिर आधे घंटे के बाद ऑर्डर हटा दिया था, हालांकि अब वो फिर से एक हफ्ते के बाद हो गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक की नियुक्तियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक ऑडियो भी आता है, आपकी तरफ से एक्सपोज हुआ है। 370 के जाने के बाद क्या अभी भी वो मानसिकता यहाँ पर चल रही है? और अगर अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में इस तरह की चीज़ होती है तो फिर आपको लगता है कि 370 का जाना उस तरह से नहीं था जिस तरह से आप लोग चाहते थे? देखिए, हमने शुरू से ये पोजीशन मेंटेन की कि आर्टिकल 370 और 35A कॉन्स्टिट्यूशनली एक नॉन सेक्युलर, थियोक्रेटिक, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम स्टेट का निर्माण करते थे, और 370 और 35A को ख़त्म करवाने के लिए इसी पेडेस्टल पे, इसी आइडियोलॉजिकल पेडेस्टल पे हमने जंग लड़ी। आपने बताया, हमने पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किए, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ किए। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में भी 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पेंडिंग थी उसमें लड़ रहे थे। तो जब इसका खात्मा हुआ, और इसी आइडियोलॉजिकल पेडेस्टल पे लड़ रहे थे, तो जब इसका खात्मा हुआ तो हमने क्लियरली ये कहा और ये चेताया केंद्र को भी, सरकार को भी, कि 370 और 35A को ख़त्म करने से केवल और केवल लीगल एंटिटी एज अ इस्लामिक स्टेट, एज अ मुस्लिम स्टेट, एज अ नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक स्टेट डिसमेंटल हुई है। डिफैक्टो मुस्लिम स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है, और डिफैक्टो मुस्लिम स्टेट का मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर में अभी डिसीजंस होंगे उसमें कश्मीर बायस होगा, उसमें एक धर्म विशेष के फेवर में बायस होगा। जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की जाएंगी, जो प्रायोरिटीज़ तय की जाएंगी, वो वैसी ही की जाएंगी जो 370 और 35A के एब्रोगेशन से पहले किया जाता था।
क्योंकि डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी एग्जिस्टेंस में है। स्टेट एपरेटस पे पॉलिसीज़ और इंडिविजुअल्स को प्लांट जो किया गया है उसके ज़रिए उस पर कब्जा है। तो बहुत सारे सक्सेसिव स्टेप्स हमने इन्हें बताए, सुझाए कि आपको क्या करना चाहिए ताकि डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट भी ध्वस्त हो सके। चूँकि 370 और 35A की एब्रोगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं लिया गया और हमेशा कदम पीछे ही हटाए गए, और हमारी इन एडवाइसेस पे हमारे प्रोटेस्ट्स को ज़्यादा सीरियसली टेकअप नहीं किया गया, इसलिए आपने देखा कि किस तरीके से 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाने का फैसला कश्मीर इस्टेब्लिशमेंट दिल्ली के साथ मिलकर जम्मू के खिलाफ करवा गई। इसलिए आपने देखा कि किस तरीके से डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2016 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बावजूद भी किस तरीके से गैर मुसलमानों को उनके माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट्स ना दिए जाएं, ये कश्मीरी इस्टेब्लिशमेंट प्रिवेल कर गई दिल्ली के ऊपर कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वायलेट करके भी नॉन मुस्लिम्स को उनके हक ना दो। फिर ये अब नया जो इस समय डेवलपमेंट हुई है कि किस तरीके से वो डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट प्रिवेल कर गई दिल्ली पे कि आप इनडायरेक्ट तरीके से एक डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर प्लांट कर दो स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के रास्ते, और टोटल पावर जो है फिर से कश्मीरी हेजिमनिक पावर्स के हाथ में दे दो। और ये नए लोग नहीं, वही पुराने लोग हैं जिनकी इंटेग्रिटी, जिनके अपने नेशनलिस्टिक क्रेडेंशियल्स, उनके ऊपर केवल सवालिया चिन्ह नहीं है बल्कि इस्टेब्लिश्ड एविडेंसेस हैं इनके सेपरेटिस्ट होने के, इनके एंटी नेशनल होने के। आप जिस पॉइंट पे आ गया, मेरा सवाल वही था। पार्टी नहीं है अपनी पार्टी, लोग वही हैं जो डेमोग्राफिक चेंज का हिस्सा रहे हैं, जो आपका लगातार एलिगेशन रहा है। 14 फरवरी के ऑर्डर जो मिनट्स बनाए गए थे, वही लोग उस मीटिंग के अंदर भी शामिल थे जो आज अपनी पार्टी बना रहे हैं। लोग वही हैं, खाली पार्टी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू को अब सोचना पड़ेगा कि जम्मू किस तरफ जाए? और दूसरी बात, भाजपा का भी ये कहना है कि अब जम्मू के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं भाजपा इस चीज़ का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रही कि जम्मू के लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन नहीं है तो वो चाहे अपनी पार्टी को अपने सिर पे बैठा लेंगे या फिर पहले सजाद लोन को बिठाने चले थे? देखिए, मैंने यही कहा कि इसका कारण पीछे का ये है कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से चलाना है, इसको लेके इंडियन स्टेट की एक क्लियर कट पिछले 70 साल से एक पॉलिसी पैराडाइम बनी है। उस पॉलिसी पैराडाइम में जम्मू की अनफॉर्चुनेटली कोई जगह नहीं है, क्योंकि दिल्ली केंद्र, वहाँ पे सरकार कोई भी आए, व्यक्ति कोई भी आए, ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जम्मू हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में। तो अगर जम्मू कश्मीर में पावर मुस्लिम्स को हैंड ओवर करके एक मुस्लिम चेहरा सामने रख के हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाएं, तो हम दुनिया को बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की जीत है। ये दिल्ली का पिछले 70 साल से पॉलिसी पैराडाइम रहा है, और इसी कारण आपने देखा कि 370 एब्रोगेट होने के बावजूद भी सक्सेसिव फैसले जितने भी लिए गए वो सब वो थे जो यहाँ पे कश्मीरी इस्लामिक हेजिमनी को मेंटेन करने वाले हों, चाहे वो डिलिमिटेशन को 2011 के सेंसस के आधार पे करवाने वाली बात हो, तो या फिर स्टेट एडवाइजरी काउंसिल में कश्मीर से वही सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोगों की एक पार्टी बना के उनके हाथ में इस अरेंजमेंट से पावर हैंड ओवर करने वाली बात हो। तो जम्मू को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप दिल्ली ने इस समय उठाया है। जम्मू को लैसरेट करने के लिए, ब्लीड करने के लिए, जम्मू को फिर से एक कॉलोनी की तरह ये लोग ट्रीट करें, उसके लिए एक प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट दिल्ली लेके आई है। और ये दिल्ली वही दिल्ली है जो हमारे वोट्स पे ये लेजिटिमेसी अटेन करती है कि J&K के अफेयर्स में कुछ फैसले ले सके। और हम ही पे हमला बोलने जैसा फैसला, ये स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये सच है, आई एम गोइंग विद दैट कैविएट, क्योंकि आधिकारिक तौर पे इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, कोई घोषणा नहीं हुई है, ये है तो ये उससे कम नहीं होगा। इट इज़, अगेन आई रिपीट, इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जम्मू। आप सीधे पावर, सत्ता, पॉलिटिकल पावर, सारा कंट्रोल उठा के कश्मीर की सेपरेटिस्ट क्लास जो इस्लामिक हेजिमनी को आगे बढ़ाती आई है, जम्मू को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचती आई है, उसके हाथ में दे रहे हैं। आप जम्मू को बेच रहे हैं। जम्मू को बर्बाद करने का षड्यंत्र जो आपका था वो आज सामने आ गया है, अगर ये बात सच होती है तो। जहाँ तक आपने भाजपा की बात की, भाजपा के आपने जो एक इंटरव्यू किया था जिसमें आधिकारिक तौर पे उनकी तरफ से आया कि कोई ऑप्शन नहीं है, और या जो भी उसमें बातें आई कि वी वर इनकैपेबल इन प्रोटेक्टिंग जम्मूज इंटरेस्ट, उसके जो भी कारण दिए, जो भी रैशनलाइजेशंस दी, मुझे लगता है कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर इस तरीके का फ़ैसला
इस स्टेज पे आके ये कर रहे हैं, देन दे हैव नो मॉरल अथॉरिटी इवन टू शो देयर फेसेस टू द पब्लिक। इनको घरों से अपने बाहर नहीं आना चाहिए अगर सत्ता उठा के कश्मीरियों के हाथ में दी जा रही है। आई डोंट थिंक दे शुड कम आउट इन पब्लिक, और लोगों को क्लियरली इन्हें रिजेक्ट करना चाहिए, खासकर लोकल बीजेपी को। बिल्कुल अंकुर जी, लैंड जिहाद का मामला जो काफ़ी देर से आपने उठाया और नेशनल टेलीविज़न भी अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपके एकजुट जम्मू के ही जो मेंबर हैं उनसे मेरी बात चल रही थी, आज़ाद जी से, उनसे भी बात की मैंने, जो एक बड़ा एक्सपोज आपने किया था, एक शख्स जो कि 930 कनाल के करीब ज़मीन यहाँ पर बेच बैठा है और वो रेजिडेंट था पाकिस्तान का। एक चीज़ आपने और एक्सपोज की है, किस तरह से जम्मू के अंदर इस तरह की चीज़ हुई और तब भी मूक दर्शक बने रहे कई लोग। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज का प्रोसेस है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और चूंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट इंटरवेंशंस के कारण होता है, इसलिए हम इसे अपोज करते हैं। नॉर्मल डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं, लोग अपनी जगह से उठ के आते हैं, बेटर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ के चलते। बड़ी सिटीज़ जब बनती हैं तो बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसमें जो रेट ऑफ डेमोग्राफिक चेंज होता है वो नॉर्मल होता है, वो एबनॉर्मल नहीं होता। प्लस वो एक ऑर्गेनाइज्ड डिज़ाइन के हिसाब से नहीं किया जा रहा होता है, और ख़ासकर उसमें जो सरकारें हैं, जो स्टेट्स हैं, वो कोई इंटरवेंशन नहीं करती हैं डेमोग्राफिक चेंज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। पाकिस्तानी नेशनल यहाँ पे आके 480 कनाल ज़मीन खरीद के केवल मुसलमानों को बेचने का काम इसलिए कर गया क्योंकि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट और स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ की उसको सपोर्ट थी, और उन्हीं की चलाई हुई पॉलिसीज़ में वो एक पॉन की तरह बैठा था, जो उनकी पॉलिसी को फर्दर परपेचुएट करने में एक पॉजिटिव कदम उठा रहा था। वैसे ही और भी जिन चीज़ों का हमने खुलासा किया, दैट अपार्ट, वो सब उसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि यहाँ पे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट लेजिस्लेटिव रूट से भी किए गए। तो कोई भी अगर स्टेट की पॉलिसी हो कि आपको जम्मू को डिस्टेबलाइज करना है डेमोग्राफिक चेंज से, तो उन्होंने अपना कानून बना दिया, कानून बना के एक धर्म विशेष के लोगों को स्टेट लैंड पे बसा के उनको ऑनरशिप राइट्स दे दिए। फिर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया जिसमें कह दिया कि मुसलमान जम्मू संभाग में किसी भी ज़मीन पे कब्जा कर सकता है, और अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दे दी इन राइटिंग इन अ 4-पेज ऑर्डर कि आप किसी भी मुस्लिम एनक्रोचर को एविक्ट नहीं करेंगे, पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके अलावा आपने रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज़ को, बाकियों को, तो आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हों या वाल्मीकि समाज के लोग हों, 70 साल से आपका ह्यूमैनिटेरियन एंगल नहीं आया उनको उनके नागरिकता या उनको उनके हक दिलवाने के लिए। लेकिन चूंकि रोहिंग्याज और बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे, इसलिए आपने उन्हें जम्मू में आके बैठा दिया, क्योंकि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी थी कि किस तरीके से जम्मू की डेमोग्राफिक चेंज करके जम्मू को डिस्टेबलाइज किया जाए, और धर्म का अनुपात करके जम्मू को हिंदू माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी बना के, जिस तरीके से कश्मीर को 100% इस्लामाइज़ किया है, वैसे ही जम्मू को भी इस्लामाइज़ किया जाए। षड्यंत्र वो था। तो यही सब चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं कि क्यों यहाँ पे एक पाकिस्तानी नेशनल आके ज़मीन केवल मुसलमानों को बेच सकता है, क्यों एक रिटायर्ड डॉक्टर, क्योंकि नॉर्मली ये लोग कहते हैं कि आतंकवाद पढ़े लिखे या इसे कट्टरपंथी जो है, जो अनपढ़ मुसलमान है, उनका काम है। एक रिटायर्ड डॉक्टर जो 40 कनाल ज़मीन पहले ख़रीद के केवल मुसलमानों को बेचता है, फिर 400 कनाल और 700-800 कनाल के प्लॉट्स खरीद के केवल मुसलमानों के लिए कॉलोनीज़ डेवलप करने की कोशिश करता है। तो ये स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स, दे वर वर्किंग इन सिंक विद ईच अदर। तो इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इनके कागज़ भी बने, इनके फ़र्ज़ी कागज़ भी बने, हवाला के ज़रिए, हवाला चैनल्स के ज़रिए 480 कनाल ज़मीन खरीदने के लिए 2 करोड़ से अधिक की जो धनराशि आई, वो भी इनकी एक्टिव एड एंड सपोर्ट से आई। तो देखिए, जहाँ पे प्रोसेस स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अचंभित आपको होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी नेशनल भी जम्मू में आके वही काम कर रहा था जो यहाँ की कम्यूनल, हेजिमनिक और नॉन सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट सरकारें कर रही थी, यानी जम्मू का विध्वंस। अब आइडियाज़ में ये था कि जम्मू को इस्लामाइज़ करके आप कम से कम जम्मू कश्मीर इन टोटल को एक सेपरेटिस्ट स्पेशल डोमेन बनाए, जहाँ से आप सेपरेटिज्म की लड़ाई को, पाकिस्तान के साथ जाने वाली लड़ाई को और वाइडर बेस दे सकें। और फिर गज़वाए हिंद यानी हिंदुस्तान के रेड, यानी हिंदुस्तान को पूरा इस्लामाइज़ करने के तरीके के प्लॉट को, की हदीस को आप अमली जामा पहना सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर फिर उसके लिए लॉन्च पैड बनेगा। तो ये डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस में स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से आपने फॉरेस्ट्स की ज़मीनों पे कब्जा करवाया। आज यहाँ पे 25 से 30 हज़ार सिर्फ मुस्लिम्स के घर हैं, केवल फॉरेस्ट्स की ज़मीन पे। मुझे बताइए, क्या ये सेक्युलर एक्ट है या एक कम्यूनल एक्ट है? क्या ये एक इस्लामिक एग्रेशन अगेंस्ट हिंदू सोसाइटी या सिख सोसाइटी या नॉन मुस्लिम सोसाइटी ऑफ जम्मू नहीं है? कि जम्मू के और जम्मू प्रोविंस में पड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड जितने भी फॉरेस्ट्स हैं, वहाँ पे एक्सक्लूसिवली मुस्लिम सेटलमेंट्स हैं, और किस तरीके से फॉरेस्ट पे एक भी घर या एक भी ईंट अगर लगाई जाए तो फॉरेस्ट महकमा एक्टिव होकर उसको डिसमेंटल करता है,
व्यक्ति पे कार्रवाई करता है, एफआईआर लगाता है। किस तरीके से हो गया कि आपके वहाँ पे अंदर मस्जिदें हैं जहाँ पे हैदराबाद और यूपी के मुसलमान इंडोक्ट्रिनेशन का काम चलाते हैं, यहाँ पे आके मौलवी बन के। किस तरीके से ये हो सकता है कि एक फॉरेस्ट की ज़मीन पे 25 से 30 हज़ार घरों को कनेक्ट करने के लिए 20-20 फीट की रोड्स हैं। किस तरीके से हो सकता है कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स हैं। किस तरीके से ये हो सकता है, जैसे हाईकोर्ट में रिकॉर्ड आया कि आपका तवी का रिवर बेड और रिवर बेड के अराउंड जो बैंक्स है, जो स्टेट लैंड है, जो हमारी माँ है, जो तवी जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, उसको आपने एक ही धर्मशेष के लोगों ने इनक्रोच कर दिया। मैंने लिस्ट साझा की थी जी न्यूज़ वालों के साथ, इसीलिए वो प्रोग्राम चला था, क्योंकि वो इस चीज़ पे संतुष्ट थे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस तरीके से डेमोग्राफिक इन्वेजन या लैंड जिहाद का प्रोसेस चल रहा है। और एविडेंस के आधार पर हमने चलाया था। क्यों ये सवाल नहीं पूछता कि किस तरीके से तवी के बैंक्स पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, या चिनाब, रावी, बसंतर, जितने भी रावी कठुआ में जितने भी एरियाज़ हैं, हम वहाँ पे गए। हमारी वी विल कम अप विद दिस रिपोर्ट्स, हमारे पास ये सब रिपोर्ट्स है कि किस तरीके से इन दरियाओं के इर्द गिर्द भी केवल और केवल मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है और स्टेट एक मूकदर्शक बन के बैठी हुई है। तो देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो इस्टेब्लिश करती हैं कि जम्मू कश्मीर में लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है। और एकजुट जम्मू ने ना केवल इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की है, बल्कि इस प्रोसेस और इन इंटरवेंशंस के खिलाफ लड़के इन्हें हराया भी है। रोशनी एक्ट था 2014 में, हमने चैलेंज किया और यही सोच के चैलेंज किया कि ये एक लेजिस्लेटिव जिहाद है, यानी जिहाद थ्रू लेजिस्लेटिव रूल, यानी जिहाद कानून बना के करना। क्योंकि जिहाद एज ए वॉर फॉर्म की पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें है, इसलिए हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कैसे कानून बना के जिहाद को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो 2014 में हमने इसे चैलेंज किया। 4 साल की लड़ाई में 2018 में से ध्वस्त करवा दिया, कानून को ख़त्म करवा दिया। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, जहाँ महबूबा मुफ्ती कहती है कि मुसलमान ज़मीनों पर कब्जा कर सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी, लीगल इम्यूनिटी देती है उन्हें और इन्विटेशन देती है मुसलमानों को कि जाओ जम्मू संभाग के हिंदू बहुल क्षेत्रों में ज़मीनों पर कब्जा कर लो। उस 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर को जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में हमने रखा, उसे निष्क्रिय करवा दिया, खत्म करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया। रोहिंग्यास के खिलाफ लड़ाई आप जानते हैं पिछले कितने वर्षों से हम लड़ रहे हैं यहाँ पे, और एक पूरे जम्मू में एक माहौल बन गया। यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन के जरिए लोगों को ये पता चल गया कि भैया ये एक बहुत बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, डेमोग्राफिक इन्वेजन के साथ कनेक्टेड एक हैपनिंग है, एक इवेंट है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। वो एक समय की बात है। ऑब्वियसली रोहिंग्यास एंड बांग्लादेशीज को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और मुझे लगता है कि अंततः जब तक इस प्रोसेस को यहाँ की स्टेट सरकारें रिकग्नाइज़ नहीं करेंगी कि ये एक अलार्मिंग रेट पे यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत बड़े खतरे को अंजाम दे रही है यहाँ की सरकार। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। देखिए, अल्ताफ़ बुखारी आएगा, फ़ारूक अब्दुल्ला आएगा, महबूबा मुफ्ती आएगी, वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट हैं ऐसा करने में। वो जिन ताकतों के फ्लैंक्स बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो यही चाहती हैं। रोशनी एक्ट आईएसआई ने हमारी विधानसभा में ही पास करवाया था, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में ही पास करवाया था। रोशनी एक्ट पाकिस्तान ने नहीं बनाया था। और रोशनी एक्ट को बनाने वाले यही बुखारी एंड पार्टी एंड गैंग, इसके जितने भी जो वहाँ पे जो इनकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं वही थे। महबूबा मुफ्ती थी, 2/3 मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ था, पाकिस्तान ने नहीं बनाया था। तो ऐसा षड्यंत्र करने वालों के हाथ में अंततः मैं उस बात पे आ रहा हूँ, अगर आप पावर हैंडओवर करोगे, क्लियरली बोलोगे कि देखिए अब हम कश्मीर को पावर हैंडओवर कर रहे हैं और जम्मू को दरकिनार करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये समय है जिस समय जम्मू के लोगों को चुप रहना वो अफोर्ड कर सकते हैं, और ना ही ये समय है जिस समय जम्मू के लोग अफोर्ड करेंगे। वी सीरियसली वॉर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट जम्मू को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये अनडेमोक्रेटिक भी है, ये ऑटोक्रेटिक भी है, और थियोक्रेटिक पावर्स को सत्ता में ला के उनके हाथ में सौंपना नॉन सेक्युलर एक्ट भी है। आपको कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड करने के जुर्म में जेनोसाइड कन्वेंशन साइन करने के आधार पे उस पर कानून बना के इन सब लोगों को जेल में बंद करना चाहिए। फ़ारूक अब्दुल्ला को जीनोसाइड का जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ 90s में, उसका प्राइम सूत्रधार मान के उसे जेल में बंद करना चाहिए। आप दिल्ली में बैठ के उसके बेटे के साथ मीटिंग्स करते हैं। अल्ताफ़ बुखारी एंड पार्टी जो पाकिस्तान के फ्लैंक्स हैं यहाँ पे, जो सेपरेटिज्म को यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्पेसेस में जगह बना के आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसके हाथ में सत्ता आप सौंप रहे हैं, उसे जेल में बंद करना चाहिए। मुझे लगता है कि बेटर सेंस विल नॉट प्रिवेल ऑन दिस डिस्पेंसेशन। उसका कारण है जो एक स्ट्रेटेजिक पैराडाइम है, जिस स्ट्रेटेजिक पैराडाइम में जम्मू के ऊपर केवल जम्मू के सर के ऊपर केवल पांव रख के कश्मीर से बात करने की राजनीति करनी है, ये उस पैराडाइम के कारण हो रहा है। और मैं जिस दिन ये आधिकारिक हो जाता है कि ये अली बाबा एंड 40 चोर टाइप की पार्टी ये सैक बना के काम कर रहे हैं, जो इनका असली उद्देश्य है
ऑफ द पावर्स दैट बी जो अभी दिल्ली में हैं इस समय, जम्मू कश्मीर को लेके जो इनका असली उद्देश्य है, एविडेंस के आधार पे हम पूरे जम्मू को बताएंगे कि ये क्यों मुसलमान को एम्पावर कर रहे हैं और हिंदू को डिसएम्पावर कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम को डिसएम्पावर कर रहे हैं, क्यों ये अपीजमेंट कर रहे हैं। ये अपीजमेंट नहीं है, एक स्ट्रेटजिक पैराडाइम के तहत हो रहा है, और वो कितना बड़ा खतरा है जम्मू के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए। वैसी सोच और वैसे फार्मूलाज जो रिटन में एविडेंस के तौर पे हमारे पास शामिल हैं कि इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, पूरे देश में ये शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे अगर ऐसा अरेंजमेंट इन्होंने किया तो। अंकुर जी, एक बिल्कुल आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने बात की कि अगर ऐसा होता है तो वो एक सुसाइडल है, और बहुत बड़ी आपने एक इसके ऊपर पूरी बात भी रखी है। क्या एकजुट जम्मू आने वाले दिनों में, जिस तरह से भाजपा का कहना है कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कांग्रेस का लगातार डाउनफॉल, क्या एकजुट जम्मू मैदान में उतरेगी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर जम्मू को बचाने के लिए? देखिए, मुझे लगता है अब तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रास रूट्स तक बनाने के लिए एकदम मुखर तरीके से सामने होके आए हैं। आपने देखा किस तरीके से 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ओवरवेलमिंग रिस्पांस के साथ डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ कंस्टिट्यूट हो गई। आज सब 13 की 13 कमेटीज़ के साथ हमारा संवाद था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने वो पूरा किया, और कितना सक्सेसफुली आपने देखा कि किस तरीके से ये सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड किया। यानी इतनी संख्या में लोग थे कि ट्विटर पे एकजुट जम्मू नंबर 1 और नंबर 2 पे ट्रेंड किया था उस दिन। तो ऑब्वियसली हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले तहसील लेवल पे बनाएंगे, ब्लॉक लेवल पे बनाएंगे, पंचायत लेवल पे बनाएंगे, फॉलोड बाई पोलिंग बूथ लेवल पे बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि 7 महीने का टारगेट है, 7 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बन के खड़ा हो जाएगा। और ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की दिशा में ही हम बढ़ रहे हैं, और जम्मू के लोगों का साथ रहा, साथ मिला, जम्मू के लोग हमें एम्पावर करेंगे, ऐसा हमें पूरा यकीन है। तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड फोर्स फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ जम्मू इन लेस देन 7 months। क्या भाजपा जम्मू को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, बार बार ये बोल करके जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, एक हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा, जो भाजपा ने बार बार बोला है? अगर अल्ताफ़ बुखारी को इस तरह एक बार फिर से सामने लाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ जम्मू के लोगों को उनका उपहास बनाया जा रहा है बार बार? देखिए, नॉर्मली टेंडेंसी ये रहती है कि आप कोई भी फ़ैसला लेते हैं और अगर आपके कंस्टिट्यूएंट्स को, जम्मू के लोगों को ये लगता है कि ये फ़ैसला गलत है, तो ये सरकारें और ये जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं पार्टीज़ में, ये इन्हें समझाना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं, ये जो हमने किया है, ये जो हो रहा है, ये एक स्ट्रेटजी है, ये सच्चाई नहीं है, इसके पीछे सोच कुछ हो रहा है, ये करना नहीं है, ये सिर्फ केवल दिखाना है। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। लेकिन आपके सामने सच्चाई क्या है? आज सैक अल्ताफ़ बुखारी की अध्यक्षता में बन रही है। आपके सामने सच्चाई क्या है कि आज अल्ताफ़ बुखारी एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली में जाके शीर्ष नेतृत्व से पर्सनल कैपेसिटी में कोविड के ज़माने में भी मिल रहा है। आज यही व्यक्ति अल्ताफ़ बुखारी जिसके कहने पे कानूनों में अमेंडमेंट्स हो रही हैं। आज यही व्यक्ति अल्ताफ़ बुखारी जिसको लेके क्लियर एविडेंसेस हैं पब्लिक डोमेन में कि ये दिल्ली की क्रिएशन है। और आज आपके सामने ये क्लियर एविडेंस है कि चीफ मिनिस्टर हो या टोटल पावर जो हो, दिल्ली की क्या सोच है कि किसे हैंड ओवर करनी है। और इनफैक्ट लोकल बीजेपी की भी, ऑब्वियसली इनको कॉन्फिडेंस में लेके ही तो सब कुछ हो रहा है ना, क्या सोच है कि किसे पावर हैंड ओवर करनी है। आपके सामने पावर हैंड ओवर की जा रही है कश्मीर को, आपके सामने पावर हैंड ओवर की जा रही है अलगाववादियों को, आपके सामने पावर हैंड ओवर की जा रही है इफ़ेक्टिव तरीके से टेररिस्ट समर्थकों को, जीनोसाइड के क्रिमिनल्स को, वॉर क्रिमिनल्स को, जिन्होंने नॉन मुस्लिम्स का जीनोसाइड किया और जम्मू में भी जीनोसाइड तरह तरह से कर रहे हैं। उनके हाथ में पावर हैंड ओवर करना एक सच्चाई है। बाकी सब अजम्पशंस हैं, होगा जम्मू का, होगा हिंदू होगा, इतनी सीट्स बढ़ जाएंगी। अगर जम्मू का चीफ मिनिस्टर आपको बनाना है, पहली रिक्वायरमेंट है 2021 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करवाइए। आप किस आधार पे करवा रहे हैं? 2011 के सेंसस पे। जब एकजुट जम्मू ने ये पब्लिक डोमेन में लाया तो इन्होंने 3 आर्टिकल्स लिखवाए, 2 सोशल मीडिया पे, एक डेली एक्सेलशियर में, न्यूज़पेपर में, एक एमएलए के ज़रिए, जिसमें ये जम्मू के लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए आप भूल जाइए कि पॉपुलेशन आपकी कम कर दी गई है। पॉपुलेशन कोई अधिक बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, जबकि 80% क्राइटेरिया पॉपुलेशन ही है ये तय होने में कि कितनी सीट्स किस एरिया को मिलेगी। ये कॉमन सेंस है। तो सच्चाई ये है कि ये हर एक इफ़ेक्टिव कदम उठा रहे हैं कश्मीर को पावर हैंडओवर करने में, जम्मू को बेचने में, जम्मू को लैसरेट करने में, जम्मू को तबाह करने में। मुझे लगता है कि इट्स अ टाइम नाउ फॉर
जम्मू प्रोविंस के जितने भी लोग हैं to stand up to their machinations and to stand up to their conspiracies that they have been hatching against Jammu from the last 70 years और अभी भी जो चल रहा है। एक विरोधाभास जताने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये लोग ये कहते हैं कि देखिए हमने 370 और 35A को ख़त्म किया, लेकिन हमने कहा वो तो पहला कदम था, और पहला कदम उठाने के बाद अगर आपकी पतलून गीली हो गई और आपने 10 कदम पीछे हटा लिए तो फिर 370 और 35A को ख़त्म करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इसीलिए सच्चाई ये है कि पावर वहीं पे दी जा रही है। सच्चाई ये है कि सोच यही है कि जम्मू को फिर से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कॉलोनी की तरह, एक सैंडबैग की तरह जिसे सिर्फ मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपना गुस्सा निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक डोरमैट की तरह कि जिस पे पैर रख के आप अपने पैर साफ़ करके आगे बात करते हैं। यानी जम्मू पे पैर रगड़ के अपनी धूल मिट्टी गंदगी उस पर फैला के सीधे कश्मीर से संवाद करने के ये सबूत सामने आपके सामने आ रहे हैं। ये सुसाइडल है, ये डेंजरस है और इसका एकजुट जम्मू पूरे तरीके से विरोध करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी बात करने के लिए। अंकुर शर्मा जी एकजुट जम्मू के चेयरमैन हमारे साथ बात कर रहे और काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की है। अभी तक तो इस तरह की खबरें ही हैं कि कोई स्टेट एडवाइजरी काउंसिल बनने जा रही है जिसकी अध्यक्षता अल्ताफ़ बुखारी जी करेंगे, अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन ये चर्चाओं में ये बातें गर्म है जिसका पुरजोर विरोध किया है अंकुर शर्मा जी ने। आप लोग इस पूरी स्टेट एडवाइजरी काउंसिल अगर बनती है या इस बारे में सोचा जा रहा है, आपको इस बारे में क्या लगता है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी राय दे सकते हैं। मैं बिल्कुल अंत में एक ही बात कहूँगा, एक शख्स का कमेंट आया था और वो बोल रहे थे कि भाई आशीष जी और अंकुर जी का भी नाम लिया, अंकुर जी को नई बात सुनाओ, ये बातें हमने सुनी हुई हैं। तो उनके लिए एक नई बात, रोहिंग्याज का यहाँ से जाना पूरी तरह से तय है और बस अब वो उसी वक्त का ही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रोहिंग्याज को यहाँ से वापस भेजा जाएगा। देखते रहें जेके मीडिया। कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।